यस वेलकम सीएमए स्टूडेंट, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो ये क्लास ले रहे हैं दिस बिलोंग्स टू योर पेपर नंबर 15 जिसका नाम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग एंड दिस इज माय क्लास नंबर 48, राइट। दिस इज क्लास नंबर 48। तो ये 48 नंबर है। दिस इज बेस्ड ऑन द स्टडी नोट्स जो हम एज ए रेफरेंस मटेरियल फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन प्रॉफिट प्लानिंग आपका स्टडी नोट नंबर जो 3 है उसको लेके चल रहा था, और इसके हम न्यूमेरिकल्स जो हैं या इलस्ट्रेशन जिनको आप कह रहे हैं उनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस क्रम में अभी हम जो है आपके इलस्ट्रेशन नंबर आई बिलीव मैंने आपको इलस्ट्रेशन 20 तक करा दिया था, 20 तक। अब इलस्ट्रेशन नंबर 21 यानी कि 21 को लेके हम चलेंगे, ठीक है। तो 21 और 22 आई थिंक 24 तक इसमें इलस्ट्रेशन है जो कि बहुत ही अब सिंपल नेचर के हैं। कॉम्प्लेक्सिटी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन रीजनिंग का लेवल लगभग उतना ही है जितना पहले था। तो अब ये जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 21 है, मैं इसको आपके साथ रीड करता हूँ और इसको हम एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके। F Manufacturing Limited uses three variances method to analyze the manufacturing overhead variances। जो F Manufacturing है वो 3 variances यूज करती है अपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंस को एनालाइज करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंसेस फॉर द फिजिकल ईयर जस्ट एंडेड वर कंप्यूटेड एज फॉलोज। तो इन्होंने जो ये वेरिएंसेस हैं वो निकले हुए हैं। स्पेंडिंग का जो वेरिएंस है वो 86,000 एडवर्स है। स्पेंडिंग का मतलब यहाँ स्पेंडिंग का मतलब बजट भी होता है, यानी कि बजट वाला वेरिएंस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेंडिंग को आप क्या कहते हैं, बजट वाले बजट वेरिएंस भी यही होता है, ठीक है। अच्छा, इफिशिएंसी का वेरिएंस जो है वो 36,000 ये फेवरेबल है, और वॉल्यूम का वेरिएंस जो है ये 80,000 ये भी फेवरेबल है। तो ये 3 वेरिएंस इन्होंने यहाँ डायरेक्टली बताए हुए हैं। ओके। द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एप्लीकेशन रेट फॉर द ईयर वाज 160 रुपीज पर मशीन आवर। 160 रुपीज पर आवर इनका जो है मशीन रेट है, विच रुपीज 60 पर मशीन आवर वाज द वेरिएबल कंपोनेंट। यानी कि ये जो 160 रुपए का रेट है, 160 रुपए का रेट है, इसमें क्या है, 60 रुपए जो है ये वेरिएबल है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है 100 रुपए का जो रेट होगा वो फिक्स ओवरहेड का रेट होगा। तो ये 160 का जो ब्रेकअप है, क्योंकि यहाँ 60 ये डायरेक्टली दिया हुआ है 60, तो 100 रुपए फिक्स वेरिएबल फिक्स कॉस्ट होगा आपका ओवरहेड का रिकवरी का, और जो आपका ये 60 रुपीज वेरिएबल है। The year ended balance in the manufacturing overhead control account was 16,50,000। The year ended balance in the manufacturing overhead contract control account was 16,000 16,50,000, and the standard machine hour for the year was 11,300। तो ये केवल 3-4 डाटा दिए हैं इन्होंने। एक तो आपका जो आपके वेरिएंस डायरेक्टली दिए हुए हैं, फिर इन्होंने एक रेट दिया हुआ है जिसमें ये ब्रेकअप हमने यहाँ यहाँ पे लिख दिया है, और इन्होंने बताया कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट का जो एंडिंग बैलेंस है वो कितना है, आपका 16,50,000 है। और जो मशीन आवर स्टैंडर्ड मशीन आवर जो आपके लगे हैं वो ये आपका है 11,300। फ्रॉम द अबो डाटा कंप्यूट द बजटेड मशीन आवर, एक्चुअल मशीन आवर, applied manufacturing overhead and total amount of the fixed overhead cost। तो अब जस्ट इसमें हमें एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, ये बहुत सिंपल सवाल है। तो मैंने जब आपको मैं जस्ट आपको एक समराइज करना चाहता हूँ कि जो आपके ओवरहेड वेरिएंसेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो आपकी जो ओवरहेड वेरिएंसेस थे उसमें हमने बताया, आपको पता भी है कि आपको एक दो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस होते हैं, ठीक है। फिक्स फिक्स ओवरहेड वेरिएंस होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे आपके होते हैं ये आपके वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस होते हैं, ठीक है। ओके, ये होते हैं। अब इसके जो कंपोनेंट होते हैं, बेसिकली जो ब्रॉड कंपोनेंट होते हैं उसमें एक तो बजट का वेरिएंस होता है, ठीक है। एक तो क्या होता है, बजट का वेरिएंस होता है, जिसको आप एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। और दूसरा ब्रॉड कैटेगरी में जो है एक वॉल्यूम का वेरिएंस होता है, ठीक है।
एक वॉल्यूम का वेरिएंस होता है। तो जो दूसरा वॉल्यूम का वेरिएंस होता है, इसके अगर फर्दर कंपोनेंट देखें फिक्स के केस में, तो इसके जो फर्दर कंपोनेंट होते हैं उसमें आपका यहाँ पे इफिशियंसी का वेरिएंस होता है इसमें, ठीक है, इफिशियंसी का वेरिएंस होता है। दूसरा इसमें कैलेंडर का वेरिएंस होता है, कैलेंडर का वेरिएंस होता है। और तीसरा इसमें जो होता है आपका किसका वेरिएंस होता है, कैपेसिटी का वेरिएंस होता है, ठीक है, कैपेसिटी का वेरिएंस होता है, राइट। और जो ये कैलेंडर वाला वेरिएंस है ये तो ठीक है, डेज अगर होगा तो कैलेंडर होगा, कैपेसिटी में कैपेसिटी अगर यूज का होगा तो वो आएगा। और ये जो एफिशिएंसी वाला वेरिएंस होता है, इसमें इसका एक सब कंपोनेंट और अलग से होता है जो कि आपका आइडियल टाइम वाला होता है, आइडियल टाइम वेरिएंस, ठीक है, तो आइडियल टाइम वाला होता है। सिमिलरली जो आपके वेरिएबल हैं, वेरिएबल में आपका एक तो बजट का होगा और दूसरा किसका होगा, बजट के साथ इफिशियंसी का, ठीक है, इफिशियंसी का वेरिएंस होगा। तो ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है जो मैंने आपको पहले भी समझाया था। ये मैंने यहाँ क्यों आपको लिखा है, जिससे आप इसको बेसिकली समझ पाए, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। अच्छा, तो देखो अब इस डाटा को लेके हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ द बजटेड मशीन आवर, जो कि पहला बजटेड मशीन आवर इन्होंने निकालने के लिए कहा है। तो देखो जो वॉल्यूम का वेरिएंस है, जो वॉल्यूम का वेरिएंस है उसमें उसमें इन्होंने इसको वॉल्यूम के वेरिएंस का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का वेरिएंस का अगर ये फॉर्मूला इन्होंने यहाँ फ्रेम किया है, या हम भी यहाँ फ्रेम कर सकते हैं वॉल्यूम के वेरिएंस का। तो जो आपका वॉल्यूम का वेरिएंस है वो क्या होगा कि आपके स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट और बजटेड मशीन आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। मतलब कि वॉल्यूम में क्या आपने आपने बजट कितने का बनाया था, एक्चुअल आउटपुट के लिए आपका बजट क्या होना चाहिए, और आपने एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो इन दोनों का ही डिफरेंस है। और इसको हम कहाँ इवेल्युएट करेंगे, इसको इवेल्युएट करेंगे स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड का जो रेट है। तो हमारे केस में स्टैंडर्ड ओवरहेड का जो रेट है जो हमने निकाला था 160 में, जो था आपका 100 रुपये फिक्स था और 60 रुपये वेरिएबल था। तो 100 रुपीज जो आपका ये जो फिक्स वाला रेट था, और स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट जो यहाँ डायरेक्टली दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो 11,000 आपके 300 यहाँ दिए हुए हैं। और बजटेड आवर हमें मान लो यहाँ फॉर एग्जांपल मान लो ए है। तो ये वेरिएंस आपका फेवरेबल इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपका वॉल्यूम का वेरिएंस कितना आ गया 80,000। और इसको हम अगर इस इक्वेशन को छोटी सी को सॉल्व कर लें 11,300 माइनस ए अगर करेंगे, तो इस इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो ए की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू जो है, चाहे तो आप इसको यहाँ से 2 कैंसिल कर लिए, ये 0 कैंसिल हो गए, और तो फिर इसमें से ए इधर को लाएंगे तो ये आपका 11,300 माइनस आपके 800, तो इससे कितना बचेगा आपका ये 10,500, मतलब 10,500। आपके 10,500 जो है वो क्या होंगे, आपके कौन से घंटे हो गए, बजटेड घंटे, ठीक है, बजटेड घंटे। भाई आपका इशू क्या है, आपने बजट कैसा बनाया था और आपका स्टैंडर्ड के साथ उसका क्या कंपैरिजन है। तो ये वॉल्यूम का वेरिएंस हम फिक्स वाले कंपोनेंट में निकालेंगे। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत ही बेसिक नेचर का सवाल है। एक्चुअल आवर्स के लिए फिर इन्होंने जो है, एक्चुअल आवर में तो केवल एफिशिएंसी का रेट है, एफिशिएंसी का देखना पड़ेगा कि एक्चुअल आवर जो दूसरा वाला ये है एक्चुअल मशीन आवर कैसे निकालेंगे, इसको भी आप निकाल सकते हैं। देखो एक्चुअल मशीन आवर कैसे निकलेगा, जो आपका ये एफिशिएंसी का वेरिएंस है, ठीक है, जो आपका ये एफिशिएंसी का वेरिएंस है, एफिशिएंसी का वेरिएंस जो है आपका, ठीक है, ये कितना है आपका 36,000। ये फेवरेबल है। ये फेवरेबल कैसे आएगा कि आप इफिशिएंट होंगे मतलब आपने स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्चुअल आवर कम लगाए होंगे। तो यानी कि स्टैंडर्ड आपके कितने आवर्स हैं, स्टैंडर्ड आवर आपके हैं 11,300, ठीक है, और एक्चुअल आवर आपने कितने लगाए होंगे, मान लो एक्स है, मुझे पता नहीं, और इसको हम किस रेट पे लेंगे, आपका जो वेरिएबल ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट है, तो 60। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं 36,000 इज इक्वल टू 60
11,300 माइनस एक्स। तो इसको आप यहाँ पे इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, देख लीजिए इसको कैलकुलेट करके। तो ये आपका आ जाएगा 6,636, हाँ 600 ही आ जाएगा। और जब इधर इसको माइनस में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 600 इसमें घटाएंगे तो ये आएगा 10,700 आवर्स आपके क्या आ जाएंगे, ये आपके एक्चुअल मशीन आवर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी इस तरह से बड़ा ही सिंपल चीज है। अच्छा, अब अगला इनका क्या है, अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो आपके जो आपके ये वाले ओवरहेड हैं, ये यहाँ पे जो आपके कंट्रोल अकाउंट के साथ अगर आप वेरिएंस को एडजस्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा सिंपली। जो आपके अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, ये अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कैसे निकालेंगे। अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपके जो आपका कंट्रोल अकाउंट है उसके जो ओवरहेड है उसमें आप अपने ये वेरिएंस को एडजस्ट कर दीजिए, तो आपका फिर ये अप्लाइड वाला आ जाएगा। तो अगर मैं ये कहूँ अप्लाइड वाले कैसे निकलेंगे साहब, अप्लाइड वाले निकलेंगे आपके ये जो आपका जो कंट्रोल वाला जो ये आपका ओवरहेड एज पर कंट्रोल अकाउंट, ऐसे लिख लो ओवरहेड एज पर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, कंट्रोल अकाउंट प्लस जो वेरिएंसेस हैं, जो आपके वेरिएंसेस हैं जितने भी, तो ये कितना है आपके 16,50,000 राइट। और इसमें जो वेरिएंस हैं, देखो हमारे वेरिएंस कितने कितने हैं, 86,000 जो है आपका ये एडवर्स है वेरिएंस, जो कि किसका है, स्पेंडिंग का, प्लस आपका जो 36,000 है 36,000 ये किसका है आपका ये एफिशिएंसी का है। और ये भी ये फेवरेबल नेचर का है, ये एडवर्स मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और जो 80,000 है आपका 80,000 है ये भी फेवरेबल है, जो कि वॉल्यूम का है। तो ये इसको कैंसिल करेगा इस तरह से आपका ये 6,000 यानी कि 30,000 ये बचेगा। ये कंबाइंड फिगर कितनी आएगी अगर आप इसको देखेंगे तो ये कंबाइंड फिगर आपकी आ जाएगी कितनी, अगर मैं खाली इसकी बात करूं तो ये आपकी आ जाएगी 30,000 राइट। तो दिस विल बी 30,000। तो ये जो 30,000 है आप इसमें जोड़ दीजिए तो आपका कितना आएगा 16,80,000 16,80,000 आपका क्या आ जाएगा अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इन्होंने कितना निकाला है देखते हैं। तो इनका ये तो हमारा ठीक आ गया, सेकंड वाला आंसर एक्चुअल मशीन आवर का जो आपका निकाला है 10,700 हमारा भी आ रहा है। और अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इन्होंने भी सेम ढंग से किया है, तो 16,80,000 इनका भी आ रहा है। अच्छा, अब ये क्या लास्ट में क्या बच गया, हमें क्या पूछा था ये, टोटल अमाउंट ऑफ फिक्स ओवरहेड कॉस्ट। तो टोटल अमाउंट ऑफ फिक्स ओवरहेड कॉस्ट हमें निकालनी है। ओवरहेड कॉस्ट जो आपकी है टोटल निकालनी है। यहाँ पे हम जो कर रहे थे जो बिकॉज ऑफ द नेचर देख के कर रहे थे, जैसे हमने यहाँ वेरिएबल के साथ यूज किया था, यहाँ पे हमने फिक्स के साथ यूज किया था, यहाँ पे हमें टोटल को यूज करना है। तो टोटल कैसे निकलेगा भाई, आप देखेंगे कि बजट के साथ आपका क्या वेरिएंसेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो इसमें कैसे किया है इन्होंने, इनके हिसाब से कर लेते हैं। देखो स्पेंडिंग जो वेरिएंस है आपका, यानी कि बजट का जो वेरिएंस है, ठीक है, ये जो बजट का वेरिएंस है ये वाला, इन्होंने क्या किया, फ्लेक्सिबल बजट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, राइट। तो फ्लेक्सिबल बजट फॉर एक्चुअल आउटपुट का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल बजट फॉर एक्चुअल आउटपुट मतलब इसका मतलब यहाँ इतना है, इन दो चीजों को लेके है, मतलब कि एक्चुअल आउटपुट के लिए आपने आपके वेरिएंसेस जो सॉरी ओवरहेड्स कितने होने चाहिए थे। तो जो आपके घंटे हैं 10,700 एक्चुअल घंटे हैं, इसमें आपका 60 का रेट तो ये हमें पता ही है वेरिएबल के लिए, और फिक्स हमें निकालना है, ठीक है, ये फिक्स हमें निकालना है। और जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड किए हैं हमने कंट्रोल अकाउंट के हिसाब से, वो कितने हैं 16,50,000। तो इन फिगर को जब हम एडजस्ट करेंगे तो आपका स्पेंडिंग का वेरिएंस आएगा, स्पेंडिंग का वेरिएंस आएगा, स्पेंडिंग मतलब बजट का वेरिएंस। एग्जैक्टली वो कहना भी क्या चाहता है, एग्जैक्टली वो ये भी कहना चाहता है कि आपका स्पेंडिंग का वेरिएंस, अगर आपका स्पेंडिंग का वेरिएंस एडवर्स है, इसका मतलब क्या है कि आपने एक्चुअली ज्यादा इनकर्ड किया है कुछ,
और आपने जो बजट बनाया था वो कम का था, है ना। मतलब बजट के अगेंस्ट आपने ज्यादा खर्चा किया है। अगर और इसको दूसरी भाषा में समझें तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने बजट को कितना सही बनाया है, आप ये मान लो एक तरह से। तो यानी कि जो आपने बजट के हिसाब से कहा था भाई, एक्चुअल एक्चुअल के लिए आपको बजट के हिसाब से इतना खर्चा आना चाहिए था, और रियल में ये आपका एक्चुअल जो इनकर्ड हुआ है 16,50,000 इनकर्ड हुआ है। तो इसी की वजह से आपका, यानी कि आपने जो बजट है वो ठीक नहीं बनाया था। मतलब आपका जो रेट आपने कैलकुलेट किए थे वो ठीक नहीं किए थे, इसका मतलब सिंपल सा ये है। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो फिक्स ओवरहेड के बजटेड जो टोटल अमाउंट ऑफ फिक्स ओवरहेड जो बजटेड है वो आपके 9,22,000 आ जाएंगे। तो ये जस्ट एक सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग का सवाल है कि आपको किस तरह से इसको एडजस्ट करना है। तो आई बिलीव मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई समस्या रही होगी, क्योंकि आप अगर पहली क्लास से आपने सारी कंटिन्यूटी में देखी हैं तो फिर ये बहुत ही आसान और बड़ा ही सिंपल सवाल है। क्योंकि मैं जैसे आपसे कह रहा था कि अब सवालों की कॉम्प्लेक्सिटी, अगले 3-4 सवाल आपके और बचे हैं इसमें, उसमें क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी तो घट रही है लेकिन अंडरस्टैंडिंग का लेवल लगभग उतना ही है सवालों में। अच्छा, तो 22 नंबर को इलस्ट्रेशन में अभी आगे लेके चलता हूं। ये क्या कह रहे हैं देखो, ये कह रहे हैं डिस्पाइट द इंक्रीज इन द सेल प्राइस ऑफ इट्स सोल प्रोडक्ट टू द एक्सटेंट 20%। कह रहा है कि हमने बढ़ा दिया है सेल प्राइस को 20% तक। ए कंपनी फाइंड दैट इट हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द ईयर 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 20 क्या लिखा, अच्छा 2012-13। इन्होंने कहा कि हमने अपना सेल प्राइस भी बढ़ा दिया है 20% से, उसके बावजूद भी हमारा जो लॉस हो रहा है 4 लाख का अगेंस्ट ए प्रॉफिट ऑफ 5 लाख मेड इन 2011-12। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा है, अभी तक यहां तक की बात मैं अगर करूं, ये कह रहा है कि हमारा 2011 और 12 का जो प्रॉफिट था वो 5 लाख था, और 2012 और जो आपका 13 है इसका जो प्रॉफिट है वो क्या है, लॉस है बेसिकली 4 लाख। लेकिन कह रहा है ये किसके बावजूद है, ये 20% प्राइस को बढ़ाने के बावजूद है। मतलब हमने डिस्पाइट वी हैव इंक्रीज द सेल प्राइस अप टू एक्सटेंट ऑफ 20%, वी आर स्टिल इन लॉस डिस्पाइट अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। अभी जो करंट है वो 4 लाख का लॉस है। अच्छा, this adverse situation is attributed mainly to the increase in the price of material and overhead। तो कह रहे ये जो आपका ये लॉस हुआ है, प्रॉफिट से लॉस हुआ है हमारा, और प्राइस भी हमने बढ़ा दिया उसके बाद भी ये लॉस हो गया, तो इसका कारण, मेन कारण क्या है, मेनली एट्रीब्यूटेड नॉट होल, ये मेन, मतलब ये मेन कारण क्या है कि प्राइस आपके मटेरियल के प्राइस 15% से बढ़े हैं और 10% से आपके क्या बढ़े हैं, ओवरहेड के प्राइस बढ़े हैं। बट इट डजेंट मीन कि इसका टोटल इंपैक्ट इन्हीं का है। ये कह रहा है ये मेन इंपैक्ट है इस बात का, इसके अलावा भी कुछ और रीजन भी हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट में यहाँ पे ड्रॉप हुआ है हमारा प्रॉफिट, लेकिन मेनली रीजन क्या कारण है ऐसा होने का कि आपके प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, तो ये अंडरस्टैंडिंग है सवाल की। द फॉलोइंग फिगर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ कंपनी। ये 2012 का जो एंडिंग ईयर का फिगर है और ये 13 का फिगर है, मतलब ये इससे बिलोंग करता है, ये इससे बिलोंग करता है। तो कह रहा है सेल्स जो थी वो आपकी 12 लाख थी। अगर लैक्स में करें तो ये जीरो कम हो जाएंगे, पर चलो ठीक है। 12 नहीं 1,20,00,000 सेल आपकी कितनी थी, 1,20,00,000, और यहाँ पे आपकी सेल कितनी आ गई, 1,29,60,000, राइट। तो ये आपकी सेल आपकी बढ़ी है, लेकिन ये जो सेल आपकी बढ़ी है आप देखोगे इसमें ये कह रहा है कि ये 20% प्राइस का हमने इजाफा कर दिया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी है, 80 लाख के अगेंस्ट 80 लाख थी पहले साल में, दूसरे में 91,10,000 है। वेरिएबल ओवरहेड 20 लाख थे और नेक्स्ट ईयर में 24 लाख हैं। फिक्स ओवरहेड आपके 15 लाख थे और इसके अगेंस्ट जो है 18,50,000 आपके वेरिएबल ओवर सॉरी फिक्स ओवरहेड हैं।
वेरिएबल ओवरहेड आपका क्या था, 20 लाख के अगेंस्ट क्या है, 24 लाख है, यानी कि 20 लाख के अगेंस्ट 24 लाख, और फिक्स ओवरहेड 15 लाख के अगेंस्ट 18 लाख 50,000 है। तो ये एक डाटा दिया है, ठीक है। अब इस डाटा में ज्यादा आपको कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें यही बातें छिपी हुई हैं कि इसका एट्रीब्यूशन कितना है, बाकी चीजों का एट्रीब्यूशन कितना है। अब करना क्या है, रिक्वायर्ड एनालाइज द वेरिएंसेस ओवर द ईयर इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द रीजन फॉर फॉल इन द प्रॉफिट। कह रहा है कि आप वेरिएंसेस एनालाइज करो और ये बताओ कि प्रॉफिट क्यों आपका फॉल हुआ है। तो देखो, इसमें आपको सिंपल ये देखना पड़ेगा कि पहले यहाँ पे आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये आपकी टोटल सेल वैल्यू है 1,20,00,000 या 120 लैक्स जो है, 120 लैक्स आपकी यहाँ जो ये सेल वैल्यू है, और ये आपकी 120 लाख पॉइंट 6 आपकी जो सेल वैल्यू है, ये टोटल सेल वैल्यू है। इसमें दो कंपोनेंट है, क्या है, एक तो प्राइस का कंपोनेंट है और एक वॉल्यूम का कंपोनेंट है। और ये जो इफेक्ट आ रहा है, ना 120 से 129.6 जो हुआ है, 129.6 जो हुआ है, ये क्या हुआ है, इसमें प्राइस का कितना कंट्रीब्यूशन है इसको जंप कराने में, 20%, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसमें से ये प्राइस का कंपोनेंट निकाल दूं, ये जो प्राइस इन्होंने बढ़ाया है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ होगा। भाई ये जो टोटल सेल इंक्रीज हुई है, ये इसमें मुझे ये नहीं पता चल रहा कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है। इन्होंने ये बताया कि प्राइस 20% हमने बढ़ाया है। तो यानी कि अब आप एक बात बताओ कि ये जो 129 है, 129.6 कह लो, 129.6 जो है, मैं लैक्स में लिख दे रहा हूँ सीधे फिगर, इसमें क्या है, 20% प्राइस का इजाफा है। तो अगर मैं प्राइस के इफेक्ट को निकाल दूं इसमें से, यानी कि ये टोटल कितना है, ये टोटल 120 है, और इसमें 20 जो है प्राइस की वजह से है, यानी कि बाकी एब्सोल्यूट जो चेंज हो रहा होगा वॉल्यूम की वजह से, मतलब वॉल्यूम को अगर मैं जानना चाहूँ, अगर मैं प्राइस ना बढ़ाता, या ये दूसरे भाषा में ऐसा कहो कि मैं अगर प्राइस ना बढ़ाता तो क्या होता, तो प्राइस अगर नहीं बढ़ाता तो ये, इसमें ये वाला कंपोनेंट 20% निकाल देता हूँ, तो ये कितना आएगा, 129.6 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। तो इससे आप निकालिए ये कितना आता है आपका, आप देखेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 108, 108। यानी कि अगर ये प्राइस नहीं बढ़ाते तो ये 120 होता और यहाँ क्या होता, 108 होता। अब आप देखो कि आप 120 से 108 पे पहुंच जाते सेल पे, यानी कि यहाँ जो चेंज हो रहा होता है, यहाँ प्राइस चेंज नहीं हो रहा होता, यहाँ की वॉल्यूम की वजह से ये चेंज आ रहा है। यानी कि आपने वॉल्यूम कम जनरेट किया है, कितना कम जनरेट किया है, 120 माइनस 108 डिवाइडेड बाई 120। अगर इसको परसेंटेज के टर्म में लिखना चाहूं तो 12 डिवाइडेड बाई 120, यानी कि 10% आपका वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है। तो ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ इन्होंने दूसरा नहीं दिया कि वॉल्यूम में कितना डिक्रीज हुआ है करस्पॉन्डिंग इस फिगर को पाने के लिए, तो 10% आपका क्या डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जस्ट बताया, यानी कि मैं मोटे तौर पे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बार बार थ्रस्ट क्यों कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, कि आप अगर यहाँ प्राइस को ना बढ़ाते, इस चीज को ना बढ़ाते, ये चीज ना होती, तो ये फिगर 108 आ जाती। यानी कि अब ये 108 आ जाएगी, इसका मतलब क्या है, सेल आपकी 120 से 108 हो जाती। तो किस कारण से होती, क्योंकि सेल प्राइस तो चेंज हो नहीं रहा, तो सिंपल सिंपल आपका वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो ये कितना ड्रॉप हुआ है, 10% ड्रॉप हुआ है। मेरे हिसाब से मैंने इस बात को आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम प्राइस में रिवर्स डायरेक्शन में लगाएंगे, और वेरिएबल ओवरहेड जो ये आपके मटेरियल के और इसके हैं, इनमें रिवर्स डायरेक्शन में इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखो, सेल्स जो है, जो आपकी 2011-12 की 120 है, ये वहां दी हुई है उन्होंने, ठीक है। ये 120 लैक्स में अगर अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ लैक्स में इन्होंने ले लिया है। और अगर ये करस्पॉन्डिंग फिगर 108 कैसे आई, जो मैंने आपको बताया 108 ये कैसे आएगा, 108 आपका आएगा 129.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। मतलब ये प्राइस का इफेक्ट, जो प्राइस इंक्रीज आपने किया है उसका इफेक्ट निकाल देंगे, तो ये 108 आ गया। यानी कि आपका जो ये जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, 12 लाख का लॉस हुआ है। अब 12 लाख का लॉस अगर वॉल्यूम के परसेंटेज में देखो तो 10% ही आएगा, ठीक है, ओके। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल,
ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे देखेंगे, देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपका 80 था, ये वाला 80 था, ठीक है। पुराने टाइम का कितना था, 80 lakhs था। अब अगर आप जो ये वाला आपका जो 91.10 आ रहा है, 91.10 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, इसमें किसका इम्पैक्ट है, इसमें आपका 15% जो है आपका क्या हुआ है, 15% इजाफा हुआ है किस चीज में, 15% इजाफा हुआ है इसमें, प्राइस का इजाफा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग फिगर लाना चाहूँ 91 पॉइंट, अगर मैं प्राइस का इफेक्ट यहाँ से निकालूं तो कैसे निकल जाएगा, 91.10 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 100। मतलब अगर मटेरियल का प्राइस ना बढ़ा होता, मटेरियल का प्राइस अगर ना बढ़ा होता तो ये कितना आ रहा होता, इसको आप सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, यहाँ लिख देता हूँ 91, यहाँ लिखता हूँ 91.10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 115, 115%, मतलब सॉरी 15% इंक्रीज हुआ है। तो अगर ये ना हुआ होता तो क्या होता, ये अगर ना हुआ होता तो ये 79.20 आ रहा होता। तो ये देखो आपका आपका अगर प्राइस मटेरियल का ना बढ़ा होता तो ये 79.22 आ रहा होता, 79.22 आ रहा होता। सिमिलरली ये वेरिएबल ओवरहेड में 10% का इंक्रीज है, यानी कि ये जो 21 हुआ है यहाँ पे 21, सॉरी ये जो 20 से 24 यहाँ हुआ है, या 15 से 18 जो हुआ है, इसमें प्राइस का कितना है योगदान, मटेरियल जो आपकी प्राइस बढ़े हुए हैं वो कितने 10% से बढ़े हुए हैं। तो अगर ये 10% ना बढ़ते तो कितना आता, तो देखो 24 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110, तो ये आपका कितना आता, ये आपका आता 21.82, 21.82, ये वाला आपका कितना आता 21.82, ठीक है। और अगर ये आपका देखो 18.5, 18.5 अगर इसमें प्राइस ना बढ़ा होता तो कितना आता ये, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने पे आएगा 16.82। यानी कि ये जो फिगर हमने निकाली है, ये फिगर हमने प्राइस के इफेक्ट को हटा दिया है इसमें से। जो प्राइस का चेंज हुआ है ना भाई, इसमें कितना प्राइस का चेंज हुआ था, 20%, 20% अप हुआ था। मटेरियल कॉस्ट में कितना अप हुआ था, 15%, ठीक है। और जो ये दोनों ओवरहेड हैं इसमें कितना अप हुआ था, 10%, ठीक है। तो मैंने अगर ये प्राइस का इम्पैक्ट हटा दिया है पूरे सिस्टम से, तो ये फिगर आनी चाहिए थी अगर प्राइस के इम्पैक्ट को हटा दें। ये दिया हुआ ना आपका, ये देखिए आपका प्राइस का जो आपने 20% सेल में बढ़ा है, और मटेरियल का जो बढ़ा है 15% बढ़ा है, और ओवरहेड्स का 10% रेस्पेक्टिवली बढ़ा है। तो ये प्राइस के इम्पैक्ट को हटाने के बाद जो आपकी फिगर करस्पॉन्डिंग फिगर आनी चाहिए थी वो ये आनी चाहिए थी। तो आपका डिक्रीज इन सेल कितनी हुई, जैसे मैंने बताया कि आपका 12 में चेंज हुआ, परसेंटेज के टर्म में 10% इन्होंने यहाँ निकाल दिया। तो 10% आपने यहाँ आपकी जो आपका क्या बोलते हैं डिक्रीज इन सेल, डिक्रीज इन सेल का मतलब वॉल्यूम में जो सेल में कम हुआ, मतलब ये जो प्राइस का इम्पैक्ट निकालने के बाद क्या बचेगा, ये जो चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ओनली। बिकॉज जो आपकी सेल है, सेल में दो ही कंपोनेंट है भाई, सेल आपकी घटेगी बढ़ेगी किस किस कारण से, या तो आप प्राइस बढ़ाओगे या वॉल्यूम बढ़ाओगे या घटाओगे, तभी आपकी सेल चेंज होगी। तो अगर हमने एक कंपोनेंट को बाहर कर दिया इससे, तो अब जो इम्पैक्ट आ रहा है वो केवल किसका आ रहा है, ये सेल वॉल्यूम का आ रहा है, ठीक है। तो 10% आपकी सेल कम हो गई। तो आपने अब आपको ये क्या निकाला इन्होंने, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो। कंट्रीब्यूशन सेल रेशियो आपका क्या था भाई, आपका कंट्रीब्यूशन सेल रेशियो था 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 120। 100 क्या है, 100 इनका 100 आपका क्या है, जो आपका क्या बोलते हैं इसको, ये आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है, यही आपका ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट है बस, ये 100 वाली। तो इससे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल। तो ये आपका 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 120। ये फिक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि फिक्स हम लेते नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट ही लेना है ना। तो इससे आपका क्या हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ रुपी पर सेल, यानी कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना ड्रॉप होगा, 1 रुपए की सेल पे आपका कंट्रीब्यूशन कितना ड्रॉप होगा। मतलब आपकी अगर सेल
सेल की वैल्यू आपकी 1 रुपए कम होती है तो कंट्रीब्यूशन कितना कम होगा? कंट्रीब्यूशन कितना कम होगा? 1.6 रुपीज, ठीक है। 1/6 रुपीज ड्रॉप होगा। अगर कंट्रीब्यूशन आपका सेल आपका 1 रुपए ड्रॉप होगा तो आपका ये कंट्रीब्यूशन कितना ड्रॉप होगा? 1/6 रुपीज, ठीक है। तो अब आपकी सेल कितनी ड्रॉप हुई? यहाँ पे सेल ड्रॉप हुई 12 लाख। अगर ये क्यों हम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन ड्रॉप यहाँ हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट भी डायरेक्टली ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि फिक्स जो चीजें होती हैं वो तो वॉल्यूम के इरिलेवेंट होती हैं। तो यानी कि जो आपका ये वॉल्यूम ड्रॉप हुआ 10%, तो 10% वॉल्यूम ड्रॉप होने से आपका ये देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना ड्रॉप हुआ। तो बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉपिंग इन योर वॉल्यूम, आपका प्रॉफिट जो आपने खोया होगा, प्रॉफिट कितना खोया होगा इसकी वजह से? 12 इंटू 1/6। ये कंट्रीब्यूशन लॉस किया, मतलब प्रॉफिट लॉस किया सीधे सीधे आप देखो तो ये कितना आएगा? 2 lakhs। आपने प्रॉफिट कितना लॉस किया? बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉप इन योर वॉल्यूम, 2 lakhs आपने प्रॉफिट ड्रॉप कर लिया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, इन्होंने यहाँ निकाला ये लॉस इन कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ईयर 2012-13 ऑन द सेल ऑफ 12 लाख, तो आपका 2 lakhs आ गया। अब वेरिएंसेस निकालने हैं, ठीक है। तो देखो वेरिएंस कैसे निकलेंगे? सेल प्राइस वेरिएंस। तो सेल प्राइस वेरिएंस आपने जो निकाला है, प्राइस की वजह से आपका कितना वेरिएंस आया वो निकालना है। तो आपने देखो 129.6 माइनस आपका 108, तो 21.6 लाख ये फेवरेबल आया। ये क्यों आया आपका सेल का वेरिएंस? क्योंकि आपने यहाँ आपका 20% आपने प्राइस बढ़ाया था, 20% से आपने प्राइस बढ़ाया था, ठीक है। ओके, आप चाहें तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आपकी जो बेसिक सेल आ रही है वो कितनी आ रही है? 108, इसका 20% भी निकालेंगे तो भी यही फिगर आ जाएगी। आप इसका, क्योंकि आपने प्राइस कितना बढ़ाया है? 20% बढ़ाया है। तो चाहे आप ऐसे निकाल लें, चाहे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि ये आपका ये स्टेटमेंट डायरेक्टली दिया हुआ है ना कि भाई आपने यहाँ पे 20% आपने सेल का प्राइस बढ़ा दिया है। तो आपकी बेसिक सेल कितनी हो रही थी? अगर आप यहाँ प्राइस नहीं बढ़ रहा था तो 108 हो रही थी, और 20% बढ़ोतरी किसकी वजह से हो रही है? केवल और केवल प्राइस की वजह से। तो चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए कि एक्चुअल सेल आपकी कितनी हुई और स्टैंडर्ड के हिसाब से सेल कितनी होनी चाहिए थी अगर प्राइस को ना बढ़ाते तो ये ऐसे आ जाएगा। अदरवाइज आप दूसरे तरह जो मैंने आपको बताया कि आप इसमें सीधे सीधे लिख सकते हैं 108 इंटू 20%, तो भी आपका यही आंसर आ जाएगा। ये फेवरेबल है क्योंकि आपका प्राइस आपने बढ़ाया है। अच्छा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा? देखो यहाँ देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा। ये आपका जो मटेरियल है, ये मटेरियल जो आपका आपके, तो ये जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल कॉस्ट। आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी कॉस्ट आनी चाहिए थी? 79.22। मतलब ये कह रहा है कि जब हम अगर ये वॉल्यूम हमारा चूंकि यहाँ ड्रॉप हुआ है तो हमारी 79.22 आनी चाहिए थी ये कॉस्ट, और आई कितनी है? हमारी कॉस्ट आई है आपकी मटेरियल की 91.10, एक्चुअल इतनी आई है। तो आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी जो आपकी आई है 79.22, और एक्चुअली कॉस्ट कितनी आई है? 91.0। तो इससे आपका ये एडवर्स आ गया, ठीक है। तो ये आपका एडवर्स आ गया, सिंपल बात है। ये एडवर्स आपका क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द प्राइस वेरिएंस। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे आपका आएगा? वो सिमिलर मैनर में आएगा जैसे उसमें आया कि आपके देखिए 21.82 आपका स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए था और आपने एक्चुअल में 24 किया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आपने 21.82 आपका स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए था, मतलब बजटेड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर, बजटेड या स्टैंडर्ड, और एक्चुअल में आपके जो वेरिएबल ओवरहेड आए हैं वो 24 आए हैं। तो ये आपका ये 2.18 एडवर्स हो गया। ओके, अब आपका वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड
इफिशिएंसी वेरिएंस। अब इसमें इफिशिएंसी का कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? इफिशिएंसी का कंपोनेंट जब निकालना है तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि ये आपके आवर्स, लेबर के आवर्स या जो दूसरा कंपोनेंट कोई है वो उसमें ये बता रहा है कि आप कितने इफिशिएंट हैं। इफिशिएंसी के हिसाब से आपको कितना काम करना चाहिए था, मतलब आप स्टैंडर्ड के अगेंस्ट आप कितने इफिशिएंट हैं। ये तो आपका जो है वो अपने आपके एक्सपेंडिचर यानी कि बजट आपने कितना ठीक बनाया है, ये तो इस बात को बताता है। और ये किस बात को बताता है कि आपने कितना इफिशिएंटली काम किया है। ये कैसे हम पता करेंगे हमने कितना एफिशिएंटली काम किया है? कि आपके वेरिएबल ओवरहेड फॉर स्टैंडर्ड आवर के लिए आपके वेरिएबल ओवरहेड कितने होने चाहिए थे, और स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने आवर्स लगने चाहिए थे और एक्चुअल आवर हमने कितने लगाए हैं। तो ये कैसे निकलेगा? ये 18 कहां से आएगा? देखो 18 ही आपका आएगा जो आपका 18 के लिए आप ऐसे समझिए कि जो आप अगर यहाँ आपकी वॉल्यूम कितनी ड्रॉप हो रही, देखो ये 20 था आपका, अब 20 जो आपका 20 लाख था ये वेरिएबल ओवरहेड, क्योंकि यहाँ आपका ये था आपका इस 2012 के लिए है। आपका 2013 में कितना ड्रॉप हुआ था वॉल्यूम? 10% ड्रॉप हुआ था। तो आपके ये टोटल एक्सपेंडिचर भी तो ड्रॉप होने चाहिए थे 10% से। ठीक है, तो ये कितने होने चाहिए थे? अगर आप 20 इंटू 10% ड्रॉप करेंगे, इसको 0.9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? 18। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए था स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड वेरिएबल आवर फॉर स्टैंडर्ड आवर, तो ये आपके 18 होने चाहिए थे जो मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ 10% तो आपका वॉल्यूम ड्रॉप हो गया ना। ये 10% वॉल्यूम ड्रॉप होने पे आपके वेरिएबल ओवरहेड भी ड्रॉप होने चाहिए थे 10% से, हैं। लेकिन आपने कितने किए हैं? आपके यहाँ कितने हो जाने चाहिए इसके हिसाब से? 18 हो जाने चाहिए थे। ठीक है, ये आपके कितने हो जाने चाहिए थे? कायदे में अगर देखो तो ये कितने हो जाने चाहिए थे आपके? 18 एक मिनट, ये आपके कितने हो जाने चाहिए थे यहाँ? 18 हो जाने चाहिए थे, हैं। अब ये हुए कितने हैं? 24 हुए हैं। तो ये 24 होने में क्या क्या कंपोनेंट के फर्क हो सकते हैं? एक तो इफिशियंसी का भी फर्क हो सकता है, और एक आपका एक्सपेंडिचर का भी फर्क हो सकता है, एक्सपेंडिचर का। और ये आपका इफिशियंसी का। तो एक्सपेंडिचर का तो हमने निकाल दिया कि एक्सपेंडिचर में आपने आपका कितना है, लेकिन इफिशियंसी का अगर निकालो तो जो आपका ये 21 यहाँ आ रहा है, ठीक है, 21 जो आ रहा है स्टैंडर्ड के हिसाब से, एक्चुअली में ये जो चेंज हो रहा है 18 से 21 जो हो रहा है ना, ये भाई 18 से जो ये 21 हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सिंपली हो रहा है इफिशियंसी की वजह से। ठीक है, और 21 से जो फर्दर जा रहा है 24, ये क्या जा रहा है? 21.82 से जो आपका ये ऊपर जा रहा है 24 के लिए जा रहा है, ये बिकॉज ऑफ द आपका एक्सपेंडिचर का वेरिएंस की वजह से जा रहा है। तो आप अगर इसको वैसे समझो तो देखो 21 से जो आपका 21.82 से 24 जो जा रहा है एक्सपेंडिचर की वजह से जा रहा है, और 18 से जो आपका 21.62 जा रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है? एफिशिएंसी की वजह से जा रहा है। ठीक है, आपको मैं एक बार और समझा देता हूँ भाई। आपका एक्चुअली 20 लैक्स के जो थे आपके पहले साल में वेरिएबल जो आपके थे वो ओवरहेड के खर्चे थे। अब आपका चूंकि वॉल्यूम अगले साल 10% ड्रॉप हुआ है, तो अगर प्राइस के इम्पैक्ट को हटा देते तो हमारा कितना होना चाहिए था? ये एक्चुअली स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना होना चाहिए था? 18 होना चाहिए था। हुआ ये वास्तव में 24। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें प्राइस का इम्पैक्ट निकाल दूं, इस 24 में क्या क्या है? इस इफिशियंसी का वेरिएंस भी है और प्राइस का वेरिएंस भी है। अब मैंने इसमें से इसको बैक कैलकुलेट करके प्राइस का इम्पैक्ट हटा दिया, इस 24 में से प्राइस का इम्पैक्ट हटा दिया मैंने। जब मैंने इसमें से प्राइस का इम्पैक्ट हटाया तो मुझे क्या मिला? 21.82। ठीक है, लेकिन अब 21.82 जो मिला है मुझे, 21.82 जो मुझे मिला है, उसमें अब क्या बचा? मैंने प्राइस का हटा दिया, तो यानी कि ये जो 18 से जो 21.82 हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? इफिशियंसी की वजह से हो रहा है। फिर ये देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया, ग्रॉस में से प्राइस को हटाया। जब प्राइस भी हट गया तो फिर मैंने देखा कि मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से फिर भी ये नहीं मैच कर रहा, यानी कि ये एफिशिएंसी की वजह से ये आ रहा होगा।
तो ये 18 माइनस 21.62 3.62 लैक्स जो आ रहा है ये आपका एडवर्स आ रहा है। ये आपका एफिशिएंसी की वजह से आ रहा है और ये आपका एक्सपेंडिचर की वजह से आ रहा है। तो आप एक तरह से चाहे तो इस रीजनिंग से आप कर सकते हैं कि 24 में से पहले प्राइस का इम्पैक्ट निकालो, और जब प्राइस का इम्पैक्ट निकाल जाएगा तो फिर अगर इसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा एफिशिएंसी का। भाई यहाँ से यहाँ तक कितना कितना फर्क है, यहाँ से यहाँ तक कितना फर्क है, 10% का फर्क है। ठीक है, 10% का फर्क है। 10% का फर्क क्यों है, क्योंकि 10% प्राइस बढ़ा है। और ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ 10% वॉल्यूम आपका डिक्रीज हुआ है। जब हमने वॉल्यूम का इम्पैक्ट यहाँ हटा दिया, प्राइस का इम्पैक्ट यहाँ हटा दिया, तो ये केवल और केवल इफिशियंसी का बचा हमारे पास जो इम्पैक्ट है। ठीक है, तो ये चीज शायद आई थिंक इन्होंने लिखी भी है। वेरिएबल ओवरहेड रेट इन 2011-12 वाज 20 लाख सिंस देयर वाज अ डिक्रीज इन द सेल इन 2012-13 to the extent of 10% of the 2011-12 sale figure based on the 2011-12 prices. Therefore, the standard variable overhead for the standard hour at this reduced sale in the 2012-13 will be equal to 20 lakhs minus 10% of 20 lakh, that is 18 lakh। ठीक है, जो मैंने आपको बताया भी है। तो उसका फर्दर जो आपकी साइकिल है वो इस तरह से चलेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, तो फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो सबसे पहले तो देखो कि वॉल्यूम की वजह से कितना फर्क आएगा। पहले वॉल्यूम वाला कंपोनेंट कर लेते हैं। देखो ये आपका 15 है, ठीक है, ये आपका 15 है। तो ये बताइए, जो इसको थोड़ा सा और ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। अगर इसको भी आप सेम मैनर में समझना चाहें, उल्टी कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई ये जो आपका 18.5 जो आपका है, ये 18.5 जो आपका है, इसमें अगर हम प्राइस का इम्पैक्ट को हटाएं, ये प्राइस का इम्पैक्ट को 10% में इसमें से निकाल दूं, 10% में इसमें से माइनस कर दूं, तो मेरा 16.82 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, 18.5 को अगर मैं 100 डिवाइडेड बाई 110 कर दूं तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16.82। ठीक है, और ये जो आपका है, ये चूंकि 15 है, तो अब आप एक बात बताओ कि फिक्स ओवरहेड तो चेंज होगा नहीं वॉल्यूम की वजह से। वॉल्यूम की वजह से तो आपका यहाँ पे आपका ये यहाँ इतना ही होना चाहिए था, ये चेंज जो होना नहीं होगा। तो ये जो वेरिएंस आ रहा है इस एक्चुअल में से, जब मैंने ये एक्सक्लेशन वाला जो आपका क्लॉज था, प्राइस एक्सक्लेट हो रहे थे, उसको जब निकाला तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया बिकॉज ऑफ द मेरा बजट के साथ कंपेयर में कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर इसको फर्दर मैं फिर ड्रैग करूं यहाँ पीछे की तरफ को, मैं पीछे की तरफ को ड्रैग करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये बिकॉज ऑफ द, आप देखो तो वहां क्या लिखा उन्होंने, मेरे हिसाब से वॉल्यूम लिखा होगा, क्या लिखा उन्होंने, वॉल्यूम वेरिएंस। यस, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको दो उसमें ड्रैग कर सकते हैं। पहले तो इसको पीछे की तरफ को ड्रैग करिए, तो पीछे की तरफ जब ड्रैग करेंगे, एक मिनट उसके हिसाब से करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो, अगर आप फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम, इन्होंने दो चीज निकाल के दिखाई है आपको। इसको यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो ये एक्सपेंडिचर वाला इशू है, ये तो आप इसको केवल प्राइस को ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पीछे प्राइस को यहाँ ले आइए। ठीक है, प्राइस को यहाँ ले आइए, तो आपका देखिए 10% इसमें से अगर निकालेंगे आप, ठीक है, तो यही आपका एक्सपेंडिचर का वेरिएंस आएगा। और जब इसमें से आप इसको ड्रैग करेंगे पीछे 15 को, वो कितना आपका आ जाएगा, वो आपका वॉल्यूम की वजह से जो वेरिएंस है वो आ जाएगा। यानी कि मोटे तौर पे अगर मैं ये कहूं तो आपका एक्सपेंडिचर का जो वेरिएंस होगा, एक्सपेंडिचर वाला कैसे होगा, एक्सपेंडिचर वाला आपका होगा, साफ से लिख देता हूं मैं, ये थोड़ा रफ हो गया। एक्सपेंडिचर वाला कितना होगा आपका, एक्सपेंडिचर वाला 18.5 माइनस 16.82, ये जो भी आएगा। और आपका वॉल्यूम वाला कितना होगा, वॉल्यूम वाला आपका होगा 16.82
-15, ठीक है, या 15 ये एडवर्स वो देख लेना, एडवर्स और किस तरह से आएंगे वो एक अलग बात हो गई, क्योंकि जब हम कॉस्ट साइड पे चलते हैं तो हमें एक्चुअल को स्टैंडर्ड को एक्चुअल से माइनस करना होता है, और जब हम आपके प्रॉफिट साइड पे रेवेन्यू साइड पे चलते हैं तो फिर हमें एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ माइनस करना पड़ता है। तो वो देखने की बात छोटी सी है, तो उसमें आप देख लो कि बजटेड आपके कितने हैं 21.82 माइनस 24, ये तो एडवर्स ही आ रहे हैं आपके, और 18 माइनस 21.62, ठीक है, 18 माइनस 21.62, ये कैसे आ रहा है 80, एक मिनट, ओहो नहीं सॉरी, हम तो यहाँ आ गए ना, हमें तो यहाँ चलना था फिक्स वालों पे। तो बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, तो आपका ये 16.82 माइनस 18.5, अगर ये देखोगे तो ये 10% का ही वेरिएंस है जो आपका, और ये आपका जो है स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड फॉर बजटेड आउटपुट। तो ये आपका ये मैंने आपको निकाल के ऊपर बताया था। अच्छा, अब इसका रिकंसाइल करना है, जब हमने ये सारे वेरिएंसेस निकाल लिए हैं, रिकंसाइल कैसे करेंगे देखो, रिकंसाइल ओके, इन्होंने ये सब यहाँ निकाल के भी आपको दिखाए हैं, तो आप देख सकते हैं, अगर आपको ये समझना है तो ये भी समझ सकते हैं, बाकी मैंने तो ऊपर आपको बता ही दिया है, तो उस ढंग से भी देख सकते हैं। तो अब इसको रिकंसाइल कर देते हैं। रिकंसाइल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5 लाख, है ना, पुराने साल का, हम पुराने साल से नए साल पे चलते हैं, प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है, ये रिकंसिलिएशन करने के लिए 5 lakhs आपका दिया हुआ है। नेट इंक्रीज इन द प्रॉफिट ड्यू टू द सेल ऑफ 2012, 11 and 12 after taking into account the increase in the sale but decrease in the contribution due to decrease in the quantum volume। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, बेसिकली जो 19 लाख आपका प्रॉफिट, 19,60,000 जो आपका प्रॉफिट किसकी वजह से चेंज हुआ है यहाँ पे, ये दोनों चीजों का फर्क लेके कि आपका प्राइस आपने इंक्रीज किया लेकिन आपने वॉल्यूम को यहाँ पे अपने डिक्रीज किया। तो ये अगर कैलकुलेट करना चाहें तो ये कैसे निकलेगा, तो देखो ये 19.6 कैसे निकला है, 19.6 कैसे निकला है, इसमें क्या क्या है कि आपका इंक्रीज इन द सेल प्राइस बट डिक्रीज इन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन ड्यू टू डिक्रीज इन द क्वांटम, मतलब ये क्या कह रहा है कि प्राइस को कंसीडर कर रहा है इंक्रीज, और डिक्रीज इन क्वांटम यानी कि वॉल्यूम को भी वो कर रहा है। तो आप अगर आप मेरी बात समझो तो आपने देखा था कि आपका जो प्रॉफिट ड्रॉप हुआ था, प्रॉफिट आपका जो ड्रॉप हुआ था, प्रॉफिट ड्रॉप ड्यू टू वॉल्यूम, वो कितना आया था आपका प्रॉफिट ड्रॉप, वॉल्यूम की वजह से कितना ड्रॉप हो गया आया था आपका 2 लाख आया था ना 2 लाख, क्योंकि आपका जो सेल थी वो 12 लाख से कम हो गई थी और 1/6 इसका कंट्रीब्यूशन आ रहा था, तो ये 2 लाख तो वो था, ओके। और आपका देखो ये तो आपका ड्रॉप हुआ था, और प्राइस की वजह से आपका बढ़ा था, प्राइस की वजह से कितना बढ़ा था भाई, प्राइस की वजह से आपका कितना बढ़ा था, ये प्राइस की वजह से कितना बढ़ा था, प्राइस की वजह से आपका देखो 129.6 हो गया था, जबकि 108 ही आना चाहिए था अगर प्राइस हम इंक्रीज ना करते। तो ये कितना आएगा, आप अगर देखो ये आपका जो बढ़ा था वो कितना बढ़ा था, ये आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 21.6। ये तो प्राइस की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ा और ये वॉल्यूम की वजह से घटा, तो इसमें से अगर नेट इम्पैक्ट देखें 21.6 आपका प्राइस की वजह से बढ़ा, और इसमें से 2 लाख आपका घटा किसकी वजह से, वॉल्यूम की वजह से, तो 19.6 लाख आपका ये इस तरह से आएगा। आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। भाई इसमें दो चीजें हैं, प्राइस का जो इंक्रीज है उसकी वजह से कितना बढ़ा, 108 के अगेंस्ट हमारा कितना हो गया प्रॉफिट आपका 129.6 हो गया, तो ये तो प्राइस की वजह से बढ़ा, लेकिन वॉल्यूम की वजह से कितना डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम भी हमने घटाया ना, तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हुआ, तो 2 लाख यहाँ कम हो गया। तो ठीक है, ये इस तरह से 19.6 आ गया आपका, राइट, ओके। और चलो है, अब कॉस्ट साइड पे बात करते हैं। अब देखिए लेस यूजेज और एफिशिएंसी के वेरिएंस, तो मटेरियल का जो आपका ये है, मटेरियल में आपके जो एफिशिएंसी के वेरिएंस आए हैं वो आप देखियो कितना आपका यूजेज की वजह से आया है। मटेरियल यूजेज का 7.22, ये कैसे आएगा, ये इन्होंने शायद कहीं निकाला नहीं है,
मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपका देखिए मटेरियल का जो आपका, वैसे अगर आप देखो भाई 91.1 हो रहा है 80, ठीक है, 1.1 हो रहा है 80 के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब ये देखिए कि इसमें आपका 80 के अगेंस्ट वैसे कितना होना चाहिए था, वैसे आप देखो तो कितना, इन्होंने कहा कि यहाँ प्राइस का इम्पैक्ट इन्होंने निकाल दिया है, तो कितना है 79.22, ठीक है, ये कितना है 79.22। तो ये जो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, ये इंक्रीज जो हुआ है ये वाला, आप इस चीज को अगर वैसे समझो तो आप देखो यहाँ अगर वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, जैसे आपका ये वॉल्यूम आपका ड्रॉप हुआ है, अगर मैं ये कहूँ वॉल्यूम के इम्पैक्ट को मैं लेता तो 80 इंटू 0.9, ठीक है, 80 इंटू 0.9 ये आना चाहिए था, ठीक है, ये आना चाहिए था भाई। यहाँ से जो मैं यहाँ आया हूँ इस पे, इसमें मैंने यहाँ क्या खत्म किया था, यहाँ मैंने खत्म किया था प्राइस का इम्पैक्ट, ठीक है, यहाँ मैंने खत्म किया क्या किया था, प्राइस का इम्पैक्ट, ठीक है। अब रियल में अगर मैं इस ये वाला जो हो रहा है ये वॉल्यूम की वजह से जो चेंज हो रहा है भाई, 10% मेरा ड्रॉप हुआ है आपका सेल वॉल्यूम, तो अकॉर्डिंगली मटेरियल का कंजम्पशन कितना होना चाहिए था, मटेरियल का कंजम्पशन कितना होना चाहिए था आपका 80 इंटू 0.9 होना चाहिए था, ठीक है, 80 इंटू 0.9 होना चाहिए था। तो ये कितना आएगा 80 इंटू 0.9, यानी कि ये कितना होना चाहिए था 72 होना चाहिए था, और यहाँ हुआ कितना है, ये 79.22 हुआ है। तो इसमें से आप निकाल दीजिए इसको, -79.22, तो ये आपका कितना आएगा 7.22। तो ये 7.22 जो आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आपका एफिशिएंसी या यूजेज की वजह से आ रहा है, ये जो आपका है एफिशिएंसी या यूजेज की वजह से आ रहा है। मतलब देखो आपको कितना यूज करना चाहिए था 72, आपने कितना किया 79.22, तो ये आपका यूजेज की वजह से आ रहा है। और यहाँ मैंने ये इसका किसका इम्पैक्ट निकाल दिया, यहाँ से प्राइस का इम्पैक्ट निकाल दिया, तो प्राइस का इम्पैक्ट कितना है, वो तो सीधे सीधे निकल जाएगा 91.1 माइनस 79.22, तो ये 11.88, ठीक है। तो ये आपका ये प्राइस की वजह से आ रहा है, और ये 7.22 किसकी वजह से आ रहा है, 7.22 किसकी वजह से आ रहा है, ये आपका 7.22 आ रहा है आपके किसकी वजह से, ये आपके यूजेस की वजह से आ रहा है। तो ठीक है, अब इन्होंने यहाँ अलग अलग लिखा हुआ है तो हम भी अलग अलग लिख लेते हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो 7.22 जो इन्होंने यूजेस की वजह से या एफिशिएंसी की वजह से निकाला है मटेरियल का, ठीक है, और मटेरियल का प्राइस का जो है इन्होंने निकाला है वो 11.88 जो मैंने आपको बताया वहां पे, ठीक है। तो ये शायद ये इन्होंने नहीं निकाला हुआ था ये वाला 7.22, तो ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कैसे निकाला है। बाकी तो देखिए वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस इन्होंने 3.82 निकाले हुए हैं, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम के वेरिएंस आपके यहाँ निकाले हुए हैं 1.82, ये वाले प्राइस वाले भी इन्होंने निकाले हुए हैं, ऊपर में एक्सपेंडिचर के भी निकाले हुए हैं यहाँ पे, और फिक्स के भी निकाले हुए हैं, ठीक है। तो ये सब निकालने के बाद जब इन फिगर को हम यहाँ एडजस्ट करेंगे तो आपका ये प्रॉफिट 4 लाख रुपए, आपका जो डिफरेंस फिगर है लॉस में आ जाएगी, 4 लाख रुपए की लॉस में आ जाएगी। केवल इसमें ये कंपोनेंट नहीं निकाला था, बाकी तो आप 3.82, 1.82, 11.88, 2.18 और 1.68 ये ऑलरेडी यहाँ इन्होंने ये निकाले हुए हैं, 1.68, 1.82 और 3.62, 2.18, 11.88 ये सब निकाले हुए हैं। केवल इन्होंने मटेरियल के जो आपके यूजेस वाला वेरिएंस नहीं निकाला था। तो यूजेस वाला वेरिएंस कैसे निकलेगा, मटेरियल यूजेस वेरिएंस मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो वो आपका निकलेगा 80 इंटू 0.9 माइनस 80 इंटू 0.9 माइनस आपका जो आया था वो 79 पॉइंट कितना था, 79.22, ठीक है। तो ये आपका 72 आ जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा 79.22, ठीक है। तो दिस विल बी आपका कितना आएगा ये
7,22,000, ठीक है, 7,22,000, या अगर लैक्स में लिखें तो 7.22 आ जाएगा। तो इन फिगर को कंसाइल करने के बाद मुझे लगता है आपका ये सवाल हो जाएगा। और बाकी ये इन्होंने ये चीज यहाँ निकाल के भी दिखाई है दूसरे मेथड से, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो विद दिस आपका ये सवाल हो जाता है। आई बिलीव आई शुड स्टॉप इट।